स्वागत है आपका राजश्री एकेडमी सढौरा के अंदर। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में 1 to 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं हरियाणा CET 2022 के, जो 6 नवंबर 2022 को एग्ज़ाम हुआ था। इस वीडियो में हम जो 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे, वो कंप्लीट करेंगे, उनका सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए। ये हमें एक वर्ड दिया है, इसमें से हमें नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनसे बताना है कि इस वर्ड से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। इनमें से एक हमें सिलेक्ट करना है। तो देखिए, DETAIL डिटेल। अब चेक करेंगे डिटेल इसमें दिया हुआ है या नहीं। D भी है, E भी है, TAIL पहला वाला वर्ड ही है जो इसमें दिया हुआ है, इससे बन सकता है। दूसरे का चेक करेंगे, NASAL। N इसके अंदर है, A भी है, S भी है, पर डबल A है ना, तो ये डबल A नहीं है, तो इसका आंसर सिर्फ A ही हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में मैंगो को 13, 11, 47, 15 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में फाइट को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए, इसमें जो ये 13, 11 ये कोड इसका दिया हुआ है, ये अल्फ़ाबेट का नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग है, जो अल्फ़ाबेट की नंबरिंग होती है 1 to 26। जैसे M का कोड क्या होता है 13, A का कोड होता है 1, N का कोड होता है 14, G का कोड होता है 7 और O का कोड होता है 15। ऐसे हमें फाइट का बताना है। तो F का कोड क्या होगा 6, फिर I का कोड क्या होगा 9, फिर G का कोड क्या होगा 7, H का कोड क्या होगा 8 और T का कोड क्या होगा 20। तो इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे संख्या संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने से एक सार्थक शब्द बनाया जा सके। हमें इसका बताना है NTEROM का व्यवस्थित शब्द कौन सा बनेगा, तो ये आपने बताना है। तो इसका क्या बन सकता है मेंटोर, MENTOR। तो इसमें से आपने कोड सेलेक्ट करना है, तो इसका आंसर क्या होगा D आंसर हो जाएगा इसका। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पद भिन्न है। इन चारों में हमें ऑप्शन बताना है कि कौन सा अलग है। देखो, 0, केयर, पेल, स्टार, 4 वर्ड हैं सभी में। देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें सभी में वोवल्स दिए हुए हैं। देखो, EO, AE, AE, स्टार में सिर्फ एक ही वावल है, तो इसमें भिन्न बताना था, तो स्टार क्या होगा अलग होगा इन 3 शब्द से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे सही विकल्प का चयन कीजिए जिसमें चौथा पद तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जैसा दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मीन्स हमें भेड़ का बच्चा क्या होता है मेमना। तो तितली का बताना है कौन सा होगा इनमें से, निम्फ, मेंढक का बच्चा, लार्वा या इल्ली। तो तितली के बच्चे को बोलते हैं इल्ली। तो इसका आंसर क्या होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे सही विकल्प का चयन कीजिए जिसमें युग्म के 2 पद नीचे दिए गए युग्म की तरह संबंधित हो। देखो, हमें ऑप्शन दे रखा है A1 B2 C3 D4। ABCD का ही दिया हुआ है, तो इसमें चेक करना है कौन सा सही नंबर पे होगा। G16, तो G का तो क्या होता है कोड 7 होता है, तो ये वाला नहीं होगा। W5 ये भी नहीं होता। Z का 25 होता है, 24, 25, 26 होता है। तो PQRS MNOQ हमने पिछले उसमें देखा था, M का क्या था, M का कोड 13 था, पर यहाँ क्या दे रखा है 11, पर ये नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग ही 1 2 3 4 ABCD का ही चलेगा। PQRS, P का 16 होता है, Q का 17, R का 18, S का 19। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C। तो ये हमारा आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। सुनीता पंकज के एकदम दाईं ओर बैठी है, कमल राजा के साथ बैठा है जो बिल्कुल बाईं ओर छोर पर बैठा है, तथा तारा कमल के साथ नहीं बैठी। सुनीता के साथ कौन बैठे हैं, हमें ये बताना है। तो इसको सोल्व करेंगे। देखिए, हमारी पहली कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले तो हमें उत्तर दिशा की ओर में एक पंक्ति बनानी है। 1 2 3 4 5 बंदे बैठे हैं, ये उत्तर दिशा है। हमारी डायरेक्शन कैसे होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये ऊपर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ये हमारा बायां भाग होता है, मतलब लेफ्ट साइड, और ये हमारा दायां साइड होता है, मीन्स
राइट साइड। इसमें कंडीशन क्या दे रही है, क्या सुनीता पंकज के एकदम दाईं ओर बैठी है, मतलब जो सुनीता है वो पंकज के एकदम दाईं ओर बैठी है, ये पहली कंडीशन। उसके बाद कमल राजा के साथ बैठा है, कमल और राजा इकट्ठे बैठे हैं, जो बिल्कुल बाईं छोर पर बैठा है। कौन? राजा के बारे में बात हो रखी है, राजा जो है बिल्कुल बाईं छोर पर बैठा है, बाईं छोर हमारा ये है तो राजा यहाँ बैठा है, और कमल और राजा इकट्ठे हैं तो इसके साथ क्या होगा, कमल है। फिर उसके बाद है तथा तारा कमल के साथ नहीं बैठी, मतलब तारा यहाँ नहीं बैठ सकती, ठीक है, तारा कमल के साथ नहीं बैठ सकती, ये दो बैठे हैं, इनमें से तारा कहीं भी होगी। उसके बाद सुनीता के साथ कौन बैठे हैं, अभी देखो सुनीता के साथ कौन बैठा था, सुनीता कहाँ बैठी थी, पंकज के साथ, ठीक है, इसकी दाईं साइड, तो यहाँ हम सुनीता को बिठा सकते हैं, पंकज को यहाँ बिठा सकते हैं। तारा यहाँ नहीं आ सकती तो कहाँ जगह बची, यहाँ बची। तो इसने क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, सुनीता के साथ कौन बैठा है, तो ये सुनीता है, सुनीता के साथ एक पंकज बैठा है और एक तारा बैठी है, तो इसमें आंसर ऑप्शन पूछ रखे हैं राजा और तारा, कमल और तारा, पंकज और कमल, पंकज और तारा। तो हमारा आंसर क्या आया था, पंकज और तारा कौन बैठे हैं, सुनीता के साथ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप किसी ऐतिहासिक स्थल का दौरा करते हैं तो आप प्रयत्न करते हैं, इनमें से चार में बताना है हमें क्या प्रयत्न करते हैं जब हम ऐतिहासिक स्थल का दौरा करते हैं। मात्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर समय व्यतीत करना, अपने मित्रों के साथ आनंद लेना, डिजाइन के सांस्कृतिक तथा सामाजिक पहलू का पता लगाना, फोटो लेना, एक नीरस जीवन में अंतराल का आनंद लेना। तो हम क्या करते हैं, डिजाइन के सांस्कृतिक तथा सामाजिक पहलू का पता लगाते हैं। जो वहाँ किसी भी हम ऐतिहासिक जगह पर अगर जाएंगे तो वहाँ की जो सांस्कृतिक व डिज़ाइंस बने हुए हैं उनके बारे में हम पता लगाते हैं कि वो कब बने थे, उनके बारे में वहाँ बताया भी होता है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमें एक सीरीज दे रखी है, इसमें बीच में क्वेश्चन मार्क है, इसका हमें बताना है क्या आएगा। देखो 90, देखिए इसको सोल्व करेंगे। हमें सीरीज दे रखी है 99, 80, 63, क्वेश्चन मार्क 35, 24, 15, 8, 3 और 0। ये हमने सीरीज ले ली यहाँ। इसमें आंसर देखिए क्या आएगा। इसमें क्या कर रखा है, देखो 99 में से अगर हम 19 माइनस करें तो क्या आएगा 80, फिर -17 करें तो 63, ऐसे ही 15 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 48, फिर 13 माइनस करेंगे 35, फिर 11 माइनस करेंगे 24, 9 माइनस करेंगे 15, 7 माइनस करेंगे 8, 5 माइनस करेंगे 3 और -3 करेंगे तो 0 आएगा। ये हमारी ओड नंबर सीरीज चल रही है 19 से 3 तक, जितने भी ओड नंबर्स हैं वो हमने सभी लिए हैं। तो ये सीरीज़ का आंसर क्या आएगा 48, ये आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी सेम ऐसे, देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या होगा 70 में, निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्या दे रखा है हमें 14, 19, 35, 59, क्वेश्चन मार्क 179, 299। इसमें हमें देखना है, ये बढ़ते क्रम में सीरीज दी हुई है, इसमें देखना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। देखो अगर हम ध्यान से देखें, अगर यहाँ मैं 2 का स्क्वायर करूँ प्लस 10 करूँ तो क्या आएगा 14, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10 14, ऐसे ही 3 का स्क्वायर करूँ क्या आएगा 9, 9 में 10 जोड़ूंगी तो कितना आएगा 19। फिर उसके बाद है 5 का स्क्वायर 25 प्लस 10 35, फिर 7 का स्क्वायर प्लस 10 59। ऐसे ही ये हमारी क्या चल रही है, प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है 2, 3, 5, 7, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 में अगर मैं 10 ऐड करूँगी तो क्या आएगा 131। फिर ऐसे ही 11 के बाद क्या होता है 13, 13 का आता है 169 स्क्वायर प्लस 10 करूँगी 179। ऐसे ही नेक्स्ट होगा, तो ये क्या होगा हमारा, ये 17 का स्क्वायर होता है 289, उसमें 10 ऐड करेंगे तो 299। तो इसका आंसर क्या आएगा, सीरीज चलेगी प्राइम नंबर का स्क्वायर प्लस 10 सभी में, तो इसका आंसर क्या आएगा बी 131। ये हमारा रीजनिंग का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जीएस का थोड़ा पोर्शन है, उसके बाद हमारा मैथ का पोर्शन है 15 क्वेश्चन, वो हम कंप्लीट करेंगे। देखिए 71 क्वेश्चन क्या है, एपिकल मेरिस्टेम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। एपिकल मेरिस्टेम, इसका मतलब क्या होता है एपिकल मेरिस्टेम का, यह एक पौधों में पाए जाने वाला उत्तक होता है, ठीक है। मेरिस्टेम किसको बोलते हैं, उत्तक को बोलते हैं, और यह क्या करता है पौधों में लंबाई बढ़ाने का काम करता है।
यह तने तथा जड़ के बढ़ते हुए सिरों पर होता है और तने तथा जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। ये पहले ऑप्शन सही जा रहा है। इसकी वजह से तने तथा जड़ का घेरा बढ़ता है, तो नहीं। यह कुछ पौधों में गांठ नोड के पास पाया जाता है। इसमें से बताना है हमें इसका आंसर क्या होगा। तो हमें पता है एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है। ये पौधों के तने और जड़ की लंबाई बढ़ाने का काम करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। इसमें से ऑप्शन चेक करेंगे हम क्या क्या दे रखे हैं। केवल सी, ए तथा बी तथा सी, केवल ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि कोई वस्तु 3 सेकंड में 9 मीटर चलती है और अगले 5 सेकंड में 23 मीटर की दूरी तय करती है, तो उस वस्तु की औसत गति बतानी है हमें, क्या होगी। तो देखो टाइम दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है, तो हमें निकालना है। तो इसका क्या करेंगे, देखिए 3 सेकंड में 9 मीटर चलती है। फिर उसके बाद दे रखा है 5 सेकंड में 23 मीटर, 5 सेकंड में 23 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। क्या करना है, औसत गति। तो हम क्या करेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, 5 सेकंड और 3 सेकंड को जोड़ेंगे, क्या आएगा 8 सेकंड। टाइम मेरा पास ये आ जाएगा 8 सेकंड और ये जोड़ के आ जाएगा 9, 10, 11, 12 और 32 मीटर। हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरे पास आया 32 और टाइम कितना है 8 सेकंड, 8 चौके 32। तो आंसर क्या आएगा मेरा, 4 मीटर पर सेकंड। तो इसमें चेक करेंगे आंसर, तो क्या आएगा सी, 4 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व ओजोन दिवस 2022 की विषय वस्तु क्या थी, मतलब थीम क्या थी 2022 की विश्व ओजोन दिवस की। तो उस टाइम क्या थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35, पृथ्वी पर जीवन संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग। तो इसका उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा, डी। पर अगर हम 2025 की बात करें तो 2025 में विश्व ओजोन दिवस की जो थीम है वो है विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक। 2025 की थीम आपने याद रखनी है, क्या है, विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTPS का परिवर्णी शब्द है जिसको संवेदनशील जानकारी डालते समय उपयोग किया जाना चाहिए। देखो जब भी हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तब हम जो साइट्स, जितनी भी साइट्स हम यूज़ करते हैं तो उनके आगे HTTPS लगा होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर मीन्स यह एक डाटा इंस्क्रिप्शन है जो वेब ब्राउज़र पर जब कोई भी हम डाटा चेक करते हैं, कोई भी साइट के बारे में या कुछ भी हम सर्च करते हैं, तो ये है वेब ब्राउज़र के और वेबसाइट के बीच में भेजे गए डाटा का एक इनक्रिप्ट मतलब गुप्त रूप होता है, जिसमें हमारा जैसे हम कोई पर्सनल डाटा या पासवर्ड या फिर कोई भी ईमेल वगैरह कुछ भी अगर हम पर्सनल चीज़ कोई भी डालते हैं, कोई भी जानकारी, तो उसको ये क्या करता है, उसको सुरक्षित रखने का, सिक्योर रखने का काम करता है HTTPS। इसलिए सभी जितनी भी हम वेबसाइट्स या वेब ब्राउज़र पर कुछ भी सर्च करते हैं तो उसमें सबसे पहले साइट के नाम से पहले HTTPS का लगा होता है। ठीक है, कभी भी आप सर्च करना तो ये ज़रूर होता है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो हम कुछ भी सर्च कर रहे हैं वो क्या होता है, सिक्योर होता है। मतलब चोरी होने का कोई हमारी जो जानकारी हम देखना चाह रहे हैं या कुछ भी जानकारी हम अपलोड कर रहे हैं वो कोई और देख ना सके या चुरा ना सके। तो ये इसके लिए क्या होता है, संवेदनशील जानकारी के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसमें क्या पूछ रखा है, इसकी फुल फॉर्म पूछ रखी, तो क्या थी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र नामक 2 नए राज्यों का सृजन करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्यों को 2 भागों में बांटा गया था। देखो हमारे भारत के अंदर आंध्र प्रदेश राज्य जो था 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बांटा गया था। आंध्र प्रदेश को मद्रास और, ठीक है, आंध्र प्रदेश के 2 भाग बने थे, एक मद्रास और आंध्र प्रदेश में क्या कर दिया था हमने, अलग अलग कर दिया था 1953 में।
एक पार्ट बना था तेलुगु भाषी लोगों का, एक पार्ट बना था तमिल भाषी लोगों का। ऐसे ही 1953 के बाद 1960 में महाराष्ट्र के भी दो टुकड़े हुए, एक बना महाराष्ट्र और एक बना गुजरात। महाराष्ट्र बना मराठी भाषाई लोगों का और गुजरात बना गुजराती बोलने वाले लोगों का। तो ये किसको बांटा गया था? महाराष्ट्र को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो बॉम्बे के नाम से। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। किस राज्य को दो भागों में बांटा गया था? बॉम्बे को। गुजरात और महाराष्ट्र के में बांटा गया था बॉम्बे को। तो ये आपने ध्यान रखना है, आंसर आएगा बी। निम्नलिखित देशों में से महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला अंतिम देश कौन सा है? तो सभी को पता है सबसे ज़्यादा शरिया कानून जो लागू होते हैं सऊदी अरब में है। तो महिलाओं को मतदान का अधिकार भी देने वाला अंतिम देश कौन सा है? सऊदी अरब। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, नगद आरक्षित अनुपात CRR को किसके पास रखा जाता है? जो नकद आरक्षित अनुपात होता है उसको हम भारतीय रिजर्व बैंक में रखते हैं। आपको पता होना चाहिए भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और अभी वर्तमान में इसके जो गवर्नर है रिजर्व बैंक के वो है शक्तिकांत दास। ये क्वेश्चन हमारा आने वाले पेपर में पूछ सकता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद भारत का वित्त आयोग है आर्टिकल 280 के अंतर्गत, और ये पहला आयोग बना था, ये मतलब जो बना था वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ था पहला आयोग। और इसके ये 16वां आयोग चल रहा है वित्त आयोग का, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है अरविंद पनगड़िया। ये क्वेश्चन HSSC ने पूछ रखा है कि भारत के वित्त आयोग का कौन सा आयोग चल रहा है 16वां, और उसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये होते हैं कैग बोलते हैं इसको। ये आर्टिकल 148 के तहत आता है। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये आपने याद रखना है, गिरीश चंद्र मुर्मू। भारतीय रिजर्व बैंक के मैंने बता दिया है शक्तिकांत दास। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, IMF के नाम से जानते हैं। इसका जो काम है वो आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने और गरीबी को कम करने के लिए काम करता है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, और इसकी अध्यक्ष जो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है इसके अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। अपने ध्यान रखना है। और ये CRR किसके पास रखा जाता है? तो इसका आंसर क्या था? सी, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश ने व्यापार करने की सरलता के सूचकांक पर सन 2021 में उच्चतम स्थान प्राप्त किया? तो इसका ध्यान रखना है, आपका आंसर है डी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है आपका, उस सॉर्टिंग अथवा वर्गीकरण प्रक्रिया का नाम क्या है जो तत्वों की दी हुई एक सूची को सॉर्ट करने या उनके क्रम में ना होने पर उनकी अदला बदली से संदर्भित है? डैक, सिलेक्शन पोर्ट, इंसर्शन पोर्ट, बबल सॉर्ट। सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सॉर्ट, मतलब वर्गीकरण इसमें दे रखा है। सॉर्टिंग मतलब वर्गीकरण, कोई चीज़ है उसको सेट करना है हमें। मान लो 1 से 10 तक गिनती दी हुई है, ठीक है, 1 से 10 तक काउंटिंग है हमारे पास, उसको हमें करना है वर्गीकरण करना है। मतलब या तो उसको बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं, 1 से 10 तक तो ऑलरेडी बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 बढ़ते नंबर है। अगर मैं उसको वर्गीकरण मतलब मुझे कंडीशन दे दी जाए कि इसको हम घटते क्रम में लिखो, तो सबसे पहले कोई आएगा 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, ऐसे चलेगा। तो अगर हमें कोई सूची दी हुई है उसको सॉर्ट करना है, हमें क्रम में ना होने पर उसकी अदला बदली करनी है, तो उसको कहते हैं हम बबल सॉर्ट। ये मैंने एग्जांपल दिया है काउंटिंग का, तो इससे आप याद रख सकते हो। तो इसको अगर हमें अदला बदली करनी है तो उसको बोलेंगे बबल सॉर्ट। अगर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क उपकरण डाटा पैकेट के गंतव्य पता एड्रेस निकालता है और इससे एक तालिका में देखता है कि पैकेट को कहाँ भेजा जाए और केवल निर्धारित उपकरणों को सिग्नल भेजा जाता है? तो इसको हम बोलते हैं रूटर। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, गेटवे किसको बोलते हैं, स्विच किसको बोलते हैं और हब किसको बोलते हैं। इसका आंसर आएगा रूटर। अभी देखिए गेटवे, स्विच, हब और नेटवर्किंग उपकरण है। ठीक है, गेटवे, स्विच, हब और राउटर ऐसे नेटवर्किंग उपकरण हैं जो कंप्यूटर और नेटवर्कों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, जबकि मॉडेम आपके लोकल नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ता है। इसमें हमें क्या करना है, देखो हब के बारे में बता रखा है। यह एक साधारण उपकरण है जो कई डिवाइसों को एक नेटवर्क से जोड़ता है।
मीन्स हब क्या है, एक साधारण उपकरण है जो कई डिवाइस, अगर हमारे पास कई सारी डिवाइस हैं उनको एक नेटवर्क से जोड़ेगा, लेकिन आने वाले सभी डाटा को सभी कनेक्टेड डिवाइस तक भेजता है। जो भी हम डाटा आदान प्रदान करते हैं उनको कनेक्ट करता है और सभी डिवाइसों को भेजता है। मान लो 4-5 फ़ोन रखे हैं, उनको हम वाईफाई से कनेक्ट करना है, ठीक है। फिर डाटा वाईफाई से कनेक्ट होगा वो, तो क्या होगा, हब। ऐसे ही स्विच होता है, स्विच यह हब से ज़्यादा स्मार्ट है, यह डेटा को सिर्फ डिवाइस तक भेजता है जिसे वह डाटा चाहिए, जिससे नेटवर्क बेहतर काम करता है। राउटर होता है एक विभिन्न नेटवर्क जिसमें आपके घर का नेटवर्क इंटरनेट को जोड़ता है, आईपी एड्रेस के आधार पर डाटा को सही रास्ते पर भेजता है, जो हमें क्वेश्चन में भी पढ़ा है। राउटर क्या है, जो आईपी एड्रेस के आधार पर डाटा को सही रास्ते पर भेजता है। उसके बाद है गेटवे, यह एक ऐसा उपकरण है जो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक डाटा भेजने के लिए गेट की तरह काम करता है। उसके बाद होता है मॉडेम, यह आपके डिवाइस के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। ये आपने याद रखना है, मॉडेम का काम क्या होता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, ताकि वह टेलीफोन लाइन या केबल जैसे माध्यम से इंटरनेट तक पहुंच सके और वापस डिजिटल में बदलता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसमें थोड़े से और दे रखे हैं इनके अंतर, काम के अंतर। नेट हब का है, यह एक सबसे बुनियादी उपकरण है, यह एक ही नेटवर्क के उपकरणों को आपस में जोड़ता है, आने वाले सभी डाटा को जुड़े उपकरणों का प्रसारित करता है। स्विच, यह हब से अधिक कुशल है, मतलब स्विच जो होता है हब से ज़्यादा कुशल है, यह डाटा को सभी लक्षित डिवाइस तक पहुंचाता है। मैक एड्रेस का उपयोग करके यह तय करता है डाटा कहाँ भेजना है। फिर राउटर का काम होता है, यह अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ता है, जैसे लैन, घर का लैन, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। यह लैन की फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। यह आईपी एड्रेस के आधार पर डाटा पैकेट को सही नेटवर्क पर भेजता है। यह अक्सर नए नेटवर्कों के बीच एक ही समय में डाटा भेजने का काम करता है। फिर गेटवे के बताया है, यह एक ऐसा उपकरण है जो नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ता है। राउटर एक प्रकार का गेटवे हो सकता है, जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था। उसके बाद मॉडेम, इसका भी मैंने बता दिया, यह है डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है मॉडेम वाला, और पहले ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इसमें क्वेश्चन में जो हमने अभी पढ़ा है उसमें क्या है, नेटवर्क उपकरण डाटा पैकेट के गंतव्य एड्रेस से निकलता है और इसे तालिका में देखते हैं, पैकेट को कहाँ भेजा जाए या केवल निर्धारित करने उपकरणों को सिग्नल भेजता है, कौन होता है, ये रूटर। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी झील टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई, कोलोरू झील, सांबर झील, वुलर झील और चिल्का झील। तो हमें याद रखना है, वुलर झील जो है वो टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है, कौन सी, वुलर झील, और ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। टेक्टोनिक का मतलब क्या होता है, पृथ्वी पर होने वाली हलचल, ठीक है, पृथ्वी पर जो परतें हैं वो आपस में खिसकती हैं या टकराती हैं, ठीक है, उनसे जो गतिविधि होती है ना, उनकी ये गतिविधि होती है, उससे उसके परिणाम स्वरूप या तो पृथ्वी के ऊपर भूकंप आएगा या ज्वालामुखी फटेगा, ठीक है, या फिर झीलें बन जाती हैं। तो अगर परतें आपस में पृथ्वी की टकरा रही हैं, तो अगर कहीं झील बनी है तो ये इसका परिणाम क्या है, वुलर झील जो है वो टेक्टोनिक गतिविधि के कारण ही हुई है, और ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। कोलेरू झील है आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर, चिल्का झील है आपकी ओडिशा के अंदर, और सांबर झील है राजस्थान के अंदर। और सांबर झील जो ये क्वेश्चन है ये हमें पहले HSSC के पेपर में आया हुआ है, तो ये आपने याद रखना है, ये भी याद रखना है। चिल्का झील ओडिशा के अंदर, सांबर राजस्थान के अंदर, और कोलेरू आंध्र प्रदेश के अंदर, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखो 42वां संविधान संशोधन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ये 1976 में हुआ था, और इसमें संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसमें देखो कौन कौन से दे रखे हैं, समाजवादी दे रखा है, पंथ निरपेक्ष है, अखंडता नहीं दिया हुआ, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक ये नहीं है, ये 2 जोड़े गए थे। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन देखिए क्या क्या है, 1 और 4, ये 1 2, ये मिस प्रिंट हुआ है, 1 2 3 और 4, 1 और 4 2 1 3 3 2, तो इसका आंसर होगा 1 और 4, मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रखा है 2004 के अधिनियम के
संदर्भ में यह अधिनियम यौन शोषण को घरेलू हिंसा का प्रकार मानता है। ठीक है, जो यौन शोषण होता है वो घरेलू हिंसा का प्रकार है। यह अधिनियम महिलाओं को शारीरिक तथा वाचिक शोषण दोनों से सुरक्षा करता है। घरेलू हिंसा से रिलेटेड है तो दोनों से सुरक्षा करेगा। यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है तथा लिव इन संबंधों को कानूनी संरक्षण नहीं देता। यह अधिनियम आर्थिक शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार मानता है। तो ये सारे सही है। ठीक है, इसमें से कथन सही कौन सा नहीं है? तीसरा नहीं है, सी, क्योंकि जो अधिनियम है ये वैवाहिक संबंधों को भी संरक्षण देता है और लिव इन में रहने वाले अगर कोई है तो उनको भी कानूनी संरक्षण देता है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? नहीं देता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि इसमें पूछ रखा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा सी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन SCO सदस्य राज्यों के अभियोजक जर्नल की 23 सितंबर 2022 को संपन्न होने वाली 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये 20वीं बैठक जो हुई थी ये अस्ताना के अंदर हुई थी। जो ये अस्ताना है ये है हमारा कजाकिस्तान की राजधानी। ठीक है, ऐसी टोक्यो दे रखे, टोक्यो जापान की राजधानी है, ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है और कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। ये आपने ध्यान रखना है। अभी अगर हम बात करें 2025 की, तो 2005 में संघाई सहयोग संगठन हुआ था इस्लामाबाद, पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में। और इसमें SCO में संघाई सहयोग संगठन में 10 देश शामिल है, जिसमें भारत भी एक देश है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,